Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about the practical questions of the receivables management unit. Receivable management के दो अलग अलग थेरी वाले लेक्चर में मैंने आपको उनकी थेरीज के बारे में बताया, कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। सबसे इम्पॉर्टेंट था पहला वाला टॉपिक, जिसमें हमने दो चीज़ें देखी कि क्रेडिट पॉलिसी कैसे मैनेज करते हैं या क्रेडिट पॉलिसी कैसे बेस्ट होगी ये डिसाइड करते हैं। और दूसरा था सर आपके पास में कि फैक्टरिंग क्या होता है। क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा है, फैक्टरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन 3 4 6 ही होंगे हमारे पास में फिलहाल, बट वो भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सर क्रेडिट पॉलिसी वाले क्वेश्चन से। आइए देखते हैं क्या और किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ेंगे आप मेरे साथ में, मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद में हम उसको सॉल्व करेंगे। मेटालिका टॉयज मैन्युफैक्चरर्स डाई कास्ट मेटालिक कार्स फॉर किड। बेसिकली दिस इज अ कंपनी जो कि एक मेटालिक कार यानी छोटे मोटे कार्स बनाते हैं बच्चों के लिए। इट्स प्रेजेंट सेल इज 60 lakhs पर एनम विद 20 days क्रेडिट पीरियड। 20 दिन का सर क्रेडिट पीरियड है। मतलब सामने वालों को जो भी हमसे कार खरीद के लेके जाएगा, कस्टमर्स जो है हमारे होलसेलर्स, ठीक है, उनको हम क्रेडिट में माल बेचते हैं। साल भर में ऐसा हम 60 लाख रुपए का माल बेचते हैं और कस्टमर्स को हम 20 दिन का टाइम देते हैं कि यार 20 दिन में आप हमको पेमेंट कर देना। So 20 days is the credit period. The company is contemplating an increase in the credit period with a view to increasing sales. अब कंपनी ये सोच रही है कि सर हम ये जो 20 दिन का क्रेडिट पीरियड कस्टमर्स को देते आए हैं, अभी हमारी कंपनी है, हम कस्टमर्स को बेचते हैं माल, आप और मैं एक ही कंपनी में है, ठीक है, हम कस्टमर्स को माल बेचते हैं और कस्टमर्स को आज तक कहते आते थे कि सर 20 दिन में पेमेंट कर देना। लेकिन क्योंकि 20 दिन हमको कम लग रहा है तो हम चाहते हैं कि सेल्स इंक्रीज हो। सेल्स कब बढ़ेंगे? जब हम कस्टमर्स को ज़्यादा फ्रीडम देंगे। तो अगर 20 की जगह 30 दिन कर दे, 50 दिन कर दे, तो कस्टमर्स ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे हमसे माल खरीदने में, ठीक है। तो अभी हम यही सोच रहे हैं विथ अ व्यू टू इंक्रीजिंग सेल्स। प्रेजेंट में वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 70% ऑफ द सेल्स एंड टोटल फिक्स कॉस्ट इज 8 लाख पर एनम। द कंपनी एक्सपेक्ट करती है प्री टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एट 25%। सम अदर डिटेल्स आर गिवन बिलो। अब देखो क्वेश्चन में आगे कहीं पे भी अगर प्री टैक्स लिखा रहा तो टैक्स लगाने की जरूरत नहीं, टैक्स के पहले के प्रॉफिट से कंपैरिजन होगा। पोस्ट टैक्स लिखा रहा तो टैक्स के बाद के प्रॉफिट से कंपैरिजन होगा। अब दो तीन चीजें इसमें जो लिखी हुई है, एक तो आप साल भर में 60 लाख रुपए का सेल करते हो। जब भी कुछ कितना भी सेल करते हो तो 20 दिन में लोगों को बोलते हो कि कस्टमर्स को कि आपको पेमेंट करना है। अब 60 लाख के सेल में 70% हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, 8 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट है, बाकी कुछ बचा तो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। और जितना भी पैसा हमारा ब्लॉक्ड रहता है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ रहता है, उस पे हम 25% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। अब नीचे आपको 4 तरह की पॉलिसी दी है, प्रपोज्ड क्रेडिट पॉलिसी 1 2 3 4। अब अगर इसमें अच्छा प्रपोज क्रेडिट पॉलिसी में हमने अगर क्रेडिट पीरियड 30 दिन का दिया तो सेल 5 लाख से बढ़ के 65 हो जाएगा। फिर 40 दिया तो सेल बढ़ रहा है, 50 दिया तो सेल बढ़ रहा है, 60 दिया तो सेल बढ़ रहा है। अब आपको ये चीज समझ में आ रही है कि हाँ यार सही में सेल्स तो बढ़ रहा है। तो आपके पास में 5 पॉलिसी है, एक जो प्रेजेंट पॉलिसी कहलाएगी 20 दिन वाली, और 4 जो प्रपोज्ड पॉलिसी कहलाएगी। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या हमने प्रेजेंट कंटिन्यू करें या फिर हम इन चारों में से कोई एक पॉलिसी को अडॉप्ट करें। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी ऑन द पॉलिसी टू बी अडॉप्टेड। Assume 360 days a year. Calculation should be made up to 2 digits after decimals. तो अब ध्यान दो मैं इसको किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं। दिमाग में सिर्फ एक चीज रखिए कि सर कोई भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो दो चीजें देखनी है, कॉस्ट यानी कि खर्चा कितना लग रहा है आपका और बेनिफिट कितना हो रहा है। अब इस केस में आपको यह पता करना है कि आपको 20 दिन से 30, 20 से 40, 20 से 50, 20 से 60 दिन की क्रेडिट पॉलिसी पे शिफ्ट होने पे आप एग्जैक्टली कितना एक्स्ट्रा कमा रहे और कितना उस पर रिक्वायर्ड था कि कितना ज्यादा कमाना चाहिए था। तो देखो सबसे पहले यहां लिखूंगा मैं क्रेडिट पॉलिसी। तो क्रेडिट पॉलिसी में पहले आ जाएगा प्रेजेंट पॉलिसी, फिर पॉलिसी 1 2 3 4 डेज, अभी 20 दिन का देते हैं,
और इसमें हम 30, 40, 50, 60 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 दिन का क्रेडिट देंगे, 40 दिन बाद पेमेंट करो, 50 और 60 दिन बाद पेमेंट करो। यहाँ लेते हैं हम सेल्स। सेल्स कितना होने वाला है? अभी है 60, 65, 70, 74, 60, 65, 70, 74 और 75। एंड नाउ द वेरिएबल कॉस्ट 70% इज द वेरिएबल कॉस्ट, सो दिस इज गोइंग टू बी 42, 2 डेसिमल तक लेना है, 45.5, 70 into 70% will be 49, 74 into 70% will be 51.8, 75 into 70% will be 52.5। ठीक है, इसके बाद में आएगा सर फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट ना हमेशा फिक्स्ड होता है, यानी सेल्स के बढ़ने और कम होने से इसमें बदलाव नहीं आता। यहाँ लिखता हूँ सर टोटल कॉस्ट। टोटल आपकी कॉस्टिंग कितनी लग रही है, यानी कि आपका पैसा कितना ब्लॉक्ड है। वैसे इस चीज़ को पता करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल ठीक है। दिस इज 50, 53.5, 57, 59.80 एंड 60.50। ठीक है, ये होगी टोटल कॉस्ट। तो अब आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 60 में से 50 गया 10, 65। अच्छा, A B C D E F, so this is B minus E, 65 minus 53.50, 11.50, 70 minus 57, 13, 74 minus 52.59, 14.20, 75 minus 60.50, 14.50। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो हर पॉलिसी में। अब ये तो ठीक है कि आप कितना कमा रहे हो, लेकिन आपको कितना कमाना चाहिए था, ये डिपेंड करता है कि हर पॉलिसी में आपका कितना पैसा फंसा हुआ है। अब ध्यान दो एक चीज़ में, अब आप बोल रहे हो कि सर मैं 60 लाख का सेल कर रहा हूँ, 65 का सेल कर रहा हूँ, 70 का सेल कर रहा हूँ, तो मेरा इतना पैसा फंसा हुआ है। तो पहली चीज़ आप गलत हो। क्यों? क्योंकि 60 लाख, 65 लाख, 70 लाख, 74 लाख जो है, ये जो 74 लाख या 75 लाख है, ये अमाउंट आपका साल भर का सेल्स है, जिसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। तो आपकी टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो आप बताओ, देखो टोटल कॉस्ट जो आपने जेब से लगाई प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, आपका कितना पैसा फंसा हुआ है इसके अंदर में? सेल्स जितना, प्रॉफिट जितना या कॉस्ट जितना? सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रही है कि जितना हमारी कॉस्ट लगी है उतना ही कैश हमारा फंसा हुआ है। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर हियर, द इन्वेस्टमेंट फॉर अस इज द टोटल कॉस्ट, ये वाली लाइन। ठीक है, अब इसके बाद में साल भर क्या 50 लाख फंसा हुआ है, साल भर क्या 57 लाख फंसा हुआ है, 57 लाख, साल भर क्या 60.50 लाख फंसा हुआ है? नहीं सर, रोटेटिंग होता है, रोटेटिंग। अभी मेरा आज मैंने कुछ पैसा फंसाया, वो रॉ मटेरियल से, प्रोडक्शन से, डेटर से बात कलेक्ट होके वापस मेरे पास आया, फिर मैं उससे माल खरीदूंगा, फिर रॉ मटेरियल, फिर मेरे पास कैश आएगी। तो कंटिन्यूअसली ये रोटेट होता है, इसको बोलते हैं टर्नओवर रेशो। तो हमको यहाँ पे जो जरूरत है वो है डेटर टर्नओवर रेशो की। डेटर टर्नओवर रेशो आपको ये बताएगा कि कितने दिन बाद आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज निकालूंगा, दिस इज डेटर टर्नओवर रेशो, दिस इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ सेल्स अच्छा, टर्नओवर रेशो के लिए सिर्फ डेज की जरूरत पड़ेगी आपको। सो दिस इज नथिंग बट 365 डिवाइडेड बाय क्रेडिट पीरियड आपने जितना अलाउ किया।
सो अगर आप ध्यान दोगे तो 365 नहीं 360 लेने बोला है क्वेश्चन ने, तो अगर कुछ स्पेसिफिकली लिखा है तो हम वही लेंगे, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। तो अब अगर आप ध्यान दोगे तो 360 बाय 20 करोगे, यहाँ पे 18 आता है। 360 बाय 30 करोगे, यहाँ पे 20 आएगा आई थिंक, नहीं सॉरी कम आएगा, 15 आएगा ना, 12। 360 ये 9 आएगा। 50 करोगे तो 7.2 एंड 360 डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो 6 आएगा। तो ये मतलब क्या है बताओ। पहले वाले का मतलब होता है कि आपका कैश 18 बार रोटेट होता है, 18 बार, 18 टाइम्स योर कैश इज बिंग रोटेटेड। सो जितना आपने साल भर में कॉस्ट लगाया है उसका डिवाइडेड बाय 18 इज द ओनली अमाउंट दैट इज ब्लॉक्ड थ्रू आउट द ईयर। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान दो इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ये समझ लो, अगली बार से ये सब चीजें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये मैं हूं और ये आप हो, ठीक है, दिस इज यू, दिस इज मी। मैंने आपको 10 रुपए का लोन दिया, आपने यूज किया, 1 महीने बाद आपने मेरे को 10 रुपए वापस दे दिए। उसी टाइम पे मैंने फिर से आपको 10 रुपए दिया 1 महीने यूज करने के लिए, फिर 1 महीने बाद आपने मेरे को 10 रुपए दे दिए। तो अब ये कितनी बार हुआ, 2 बार ऐसा हो चुका है। ध्यान देना, पूरे महीने, ठीक है, ये 10 दिए और ये आपने मेरे को 10 दिए, और ऐसा हर महीने चलने दो। तो अब क्या हो रहा है ना, मेरे जेब से 10 गए इस महीने मेरे जेब से 10 गए और 10 आए, ठीक है, 10 गए और 10 आए। क्यों, आप मेरे पास ये जो 10 गए थे ये अब आ रहे, लेकिन उस महीने के 10 रुपए और चले गए। फिर अगले महीने में क्या हुआ कि वो जो 10 रुपए मैंने दिया था वो मेरे को यहाँ मिल गया, लेकिन फिर इस महीने का 10 रुपए का लोन चला गया, ये यहाँ मिल गया, और फिर 10 महीने का लोन, और ऐसा चला गया। अब आप अगर नेट में देखोगे तो पूरे साल भर 10 रुपए मेरे जेब में नहीं थे। मेरा जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्लॉक था, मेरा जिसने लोन दिया उसका 10 रुपए हमेशा पूरे साल भर ब्लॉक था। अब इस तरह से अगर आप करते जाओ तो 12 महीने के मैंने उसको कितना लोन दिया सर, 120 रुपए का लोन दिया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 120 रुपए मेरा फंसा हुआ था? नहीं सर, 120 रुपए आपका ब्लॉक नहीं था। आपने ये जो टाइम है, आपने ये जो 10 रुपए देना, 10 रुपए वापस लेना, इतने का माल बेचना और उससे वापस पैसा लेना, ये कितनी बार किया सर? साल भर में 12 बार किया। तो टोटल 120 का अमाउंट आपने दिया, 12 बार ऐसा किया, तो आंसर आता है 10। यानी आपका अमाउंट जो फंसा हुआ है वो, और आपको यहां से दिख रहा है कि आपका हमेशा जो अमाउंट फंसा हुआ है वो 10 रुपए पूरे साल भर में। उसी तरह से रिसीवेबल्स या आपका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाला जाता है यहाँ पे, कि आपने साल भर में कितना कॉस्ट बियर किया और कितनी बार ये सब चीजें रोटेट हुई। तो ये जो 18 टाइम्स है ये वही है जो यहाँ पे हमने 12 टाइम्स लिया ना, 12 टाइम्स हमने ये प्रोसीजर, वही यहाँ पे 18 टाइम्स है। ये वाला जो रो है वो 18, 12, 9, 7.2 और 6। तो आपको टर्नओवर रेशियो का मतलब समझ में आया। अब मैं निकाल रहा हूँ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर सीधा इन्वेस्टमेंट ब्लॉक्ड। इसी को दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं कैश कॉस्ट ऑफ डेटर्स। कितना पैसा आपका फंसा हुआ है, ये सब चीजें मैं हटा देता हूं। तो आप क्या करोगे इसके लिए, बहुत ही सिंपल, जो आपका कॉस्ट है यानी कि ई डिवाइडेड बाय जी, सो 50 डिवाइडेड बाय 18, 2.77, 50 लैक्स में सारा, 53.50 डिवाइडेड बाय 12, 4.46, 57 डिवाइडेड बाय 9, 6.33, 59.80 डिवाइडेड बाय 7.2, दैट्स 8.31, 60.50 डिवाइडेड बाय 6,
दैट्स 10.08। इतना पैसा अगर आपका पूरे साल भर ब्लॉक्ड है तो आपको कितना रिटर्न इस पर रिक्वायर्ड है? अगर आपका साल भर इतना पैसा फंसा हुआ है तो आपको परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना रिक्वायर्ड है इस पे? 25%। तो 25% साल भर का निकालो 2.77। याद रखना ये जो 2.77 है 20 दिन का नहीं है, 4.46 है 30 दिन का नहीं है, ये 20 दिन का अमाउंट साल भर ब्लॉक्ड है, 30 दिन का अमाउंट साल भर ब्लॉक्ड है। 2.77 into 25%, that's 0.69, 4.46 into 0.25, 1.12, 6.33 into 0.25, that's 1.58, 8.31 into 0.25, that's 2.08, 10.08 into 0.25, that's 2.52। इतना रिटर्न रिक्वायर्ड है। अब एक्सेस प्रॉफिट ओवर रिक्वायर्ड रिटर्न। अब मैं मतलब भी समझा रहा हूँ और ये कहानी यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। F माइनस आई। अब इसका मतलब क्या है? हर पॉलिसी में ध्यान देना, हर पॉलिसी में आपने जो प्रॉफिट कमाया वो है ये, ठीक है। हर पॉलिसी में जो आपने प्रॉफिट कमाया वो है ये वाली अमाउंट, और हर पॉलिसी में आपको जो प्रॉफिट या एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए था वो है ये वाली अमाउंट। दोनों को कर दो माइनस, तो पता चलेगा कि आपने रिक्वायर्ड रिटर्न से कितना ज्यादा कमाया। तो 10 आपने कमाया, मतलब देखो पहली वाली पॉलिसी में 10 आपने कमाया जबकि 0.69 ही चाहिए था, तो यहां पे आंसर आता है 9.31। फिर 11.50 कमाया जबकि आपको 1.12 ही चाहिए था, तो यहां आंसर आता है 10.38। 13 कमाया जबकि आपको सिर्फ 1.58 चाहिए था, तो आता है 11.42। 14.20 कमाया जबकि आपको 2.08 ही चाहिए था, तो आया 12.12। 14.50 कमाया जब माइनस 2.52 चाहिए था, तो ये आता है 11.98। तो बताओ कौन सी पॉलिसी में आपने सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा 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 रिटर्न कमाया? फोकस करना, सिर्फ रिटर्न नहीं बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा रिटर्न कमाया। तो आप कि ये वाली पॉलिसी आती है 12.12, यानी कि ये हो गया पॉलिसी नंबर 3। आई होप दिस आंसर इज करेक्ट। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे को जहाँ तक याद है जब ये था तो सेकंड वाला आंसर, मतलब सेकंड पॉलिसी सही लग रही थी मेरे को पहले तो। स्टिल आई विल चेक द आंसर एंड आई विल लेट यू नो कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है सर। यस, क्रेडिट पॉलिसी 3। तो हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी ऑन द पॉलिसी टू बी अडॉप्टेड। कंपनी should adopt policy 3। खत्म, बिकॉज उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न है। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देंगे। अब आपको समझ में आया क्या किया? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। अब मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। दो चीजें करेंगे सर। रिसीवेबल, हम कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं उस पॉलिसी की वजह से, और कितना हमने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न चाहिए। 2-3 और प्रैक्टिस पे मैं करके दिखाऊंगा आपको। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देंगे फिलहाल तो। सर, अ बैंक इज एनालाइजिंग द रिसीवेबल ऑफ जैक्सन कंपनी इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एक्सेप्टेबल कोलैटरल फॉर अ शॉर्ट टर्म लोन। देखो, सबसे पहले बात हो रही है बैंक एनालाइज कर रही है रिसीवेबल्स ऑफ जैक्सन कंपनी। तो हमारी है जैक्सन कंपनी, हम दोनों उसमें ओनर है। अब हम जैक्सन कंपनी ने कुछ माल बेचा होगा तो रिसीवेबल्स क्रिएट हुए, वो है ये रिसीवेबल्स। उस रिसीवेबल को कौन एनालाइज कर रहा है? बैंक एनालाइज कर रही है। मान लो कोई बैंक है, क्यों एनालाइज कर रही है? इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एक्सेप्टेबल कोलैटरल फॉर अ शॉर्ट टर्म लोन। अब मैं पूरी कहानी बताता हूं। हम दोनों बैंक के पास में गए और बैंक को बोला कि सर हमको थोड़े टाइम के लिए लोन चाहिए। बैंक ने बोला ठीक है आपको लोन दे देंगे, लेकिन आप कुछ तो गिरवी रखो, मतलब क्या सिक्योरिटी के भरोसे आप लोन लेना चाहते हो? तो हमने बोला देखो हमारे पास में हमने इतना सेल किया, ये रिसीवेबल, ये कस्टमर, इनसे पैसा आना है। तो
ये रिसीवेबल्स को वो बैंक एनालाइज कर रहा है कि चलो ठीक है, ये जो रिसीवेबल्स को उनको गिरवी रख के, जैसा हम सोना गिरवी रख के कैश लेते हैं ना, जो सोनार या फिर सोनार नहीं, जो भी ज्वेलरी वाला होता है, तो जिसके पास हम सोना रख के कैश लेते हैं, वैसे ही बैंक के पास में रिसीवेबल रख के, गोल्ड रख के, कुछ भी रख के जिनकी वैल्यू हो, लोन लिया जा सकता है। तो बैंक उसी रिसीवेबल्स को एनालाइज कर रही है। आगे देखो, द कंपनीज क्रेडिट पॉलिसी इज 2/10 नेट 30। अब इसका मतलब समझो, 2/10 नेट 30 का मतलब, जब भी ये जैक्सन कंपनी हम कस्टमर्स को माल बेचते हैं तो हम कस्टमर्स को ये बोलते हैं कि अगर आप 10 दिन के अंदर में पेमेंट कर देते हो, 10 दिन के अंदर में पेमेंट कर देते हो, तो 2% का हम डिस्काउंट देंगे। तो अगर ये कस्टमर 10 दिन के अंदर हमको पेमेंट करता है तो हम एमआरपी पे 2% का इनको डिस्काउंट देते हैं, तो उनको कम पेमेंट करना पड़ता है। बेसिकली ये एक तरह से मोटिवेट करता है कस्टमर्स को जल्दी पेमेंट करने के लिए। नेट 30 का मतलब क्या होता है? नेट 30 का मतलब होता है सर कि अगर आपने 10 दिन में नहीं पे किया तो आपको 30 दिन मैक्सिमम हम दे रहे हैं 100% अमाउंट पे करने के लिए। द बैंक लेंड्स 80% ऑन अकाउंट्स वेयर कस्टमर्स आर नॉट करंटली ओवरड्यू। बैंक लेंड करता है। अब बैंक जो हमको लोन देगा वो कितना लोन देगा? 80%। बैंक हमको 80% देगा। किस पे? ऑन अकाउंट्स, यानी कि डेटर्स पे जितना भी बैलेंस होगा उस पे 80% ही लोन देगा। लेकिन वेयर कस्टमर्स आर नॉट करंटली ओवर ड्यू। ओवर ड्यू का मतलब ड्यू डेट आके चली गई और कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया। अब आप मेरे को बताओ, पहली लाइन में जो आपको लिखा हुआ है तो ड्यू डेट क्या होगी? सर ड्यू डेट है 30 दिन की। और ओवर ड्यू कब होगा? जब सामने वाले बंदे को हमने माल बेचा और 30 दिन तक भाई साहब ने हमको पेमेंट नहीं किया। 31st डे जैसा ही आया और स्टिल पेमेंट लेना बाकी अगर है, ओवर ड्यू हो चुका है। ठीक है। एंड वेयर, पहली चीज तो क्लियर कट समझो, किसी भी बंदे का पेमेंट अगर 30 दिन के ऊपर चला गया है, हमने 30 दिन की लिमिट दी, 30 दिन के अंदर में अगर वो हमको पेमेंट कर देता है नॉर्मली, ठीक है, वेयर कस्टमर्स आर नॉट करंटली ओवरड्यू, ऐसे लोगों को ही एक्सेप्ट करेगा बैंक, ऐसे बैलेंसेस ही एक्सेप्ट करेगा बैंक जो 30 दिन के अंदर है। उसके ऊपर अगर ड्यू हो चुका है तो उस पे लोन नहीं दिया जाएगा। अब इसका लॉजिक भी है, क्योंकि अगर 30 दिन के ऊपर इसने पेमेंट 30 दिन खत्म हो चुके और सामने वाले बंदे ने पेमेंट नहीं दिया आपको, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, शायद वो आगे भी पेमेंट नहीं देगा। और अगर उसने पेमेंट नहीं दिया, उसने धोखा दिया, पैसा नहीं दिया, तो बैंक को नुकसान होगा उसके अमाउंट पे लोन देने से। अब मैंने मान लो हमने मान लो अक्षय कुमार को दिया 50 करोड़ रुपए, माल बेचा। अब अक्षय कुमार से 30 दिन बाद पेमेंट आना है। अब हमने बोला बैंक को कि हमको लोन चाहिए। बैंक बोला गिरवी रखो। हमने बोला देखो अक्षय कुमार के रिसीवेबल्स है, आप इसको गिरवी ले लो। अब बैंक ने देखा और बैंक ने पता किया कि यार अक्षय कुमार का पेमेंट जो है सेल करने से 30 दिन के अंदर आ जाना चाहिए था, लेकिन सेल से 40 दिन हो चुके और अक्षय कुमार ने पेमेंट नहीं किया। तो बैंक ऐसे सेल्स को कंसिडर नहीं करेगा आपको लोन देने के लिए, क्योंकि वो ओवरड्यू हो चुका है। दूसरा कंडीशन क्या है बैंक का लोन देने का? वेयर द एवरेज पेमेंट पीरियड डज नॉट एक्सीड 10 days पास्ट द नेट पीरियड। एक तो था ओवरड्यू हुआ, तो दूसरा उस कस्टमर, कोई भी कस्टमर का जो पास्ट रिकॉर्ड है वो इतना होना चाहिए कि मैक्सिमम वो ड्यू डेट के बाद 10 दिन के अंदर में पेमेंट कर देता है। सो ध्यान देना, एवरेज पेमेंट पीरियड ऑन एन एवरेज, मान लो किसी कस्टमर ने 10 बार पेमेंट किया होगा, तो उसका जब एवरेज निकाला जाएगा, इट शुड नॉट एक्सीड 10 days पास्ट द नेट पीरियड। नेट पीरियड इज 30, पास्ट मतलब बाद में, ठीक है, लेटर। 30 दिन के बाद और 10 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका एवरेज पेमेंट पीरियड, यानी यहां आता है ये 40 दिन। पास्ट का मतलब होता है उसके बाद, नेट पीरियड यानी कि 30 दिन। 30 दिन के बाद 10 दिन और दिए जाएंगे, उससे ज्यादा आपका पेमेंट पीरियड नहीं होना चाहिए। तो दो कंडीशन है जिस पे बैंक लोन देगा। हाउ मच विल द बैंक लेंड ऑन प्लेज ऑफ रिसीवेबल। रिसीवेबल्स को गिरवी रख के, प्लेज मतलब गिरवी रखना, गिरवी रख के बैंक कितना हमको लोन देगी ये आपको बताना है। अगर बैंक यूजेस 10% अलाउंस फॉर कैश डिस्काउंट एंड रिटर्न्स, मतलब जितना भी ड्यू होता है उसमें से 10% बैंक काट देगी, क्योंकि बैंक को लगता है कि कुछ कुछ लोग डिस्काउंट ले लेंगे तो उनको कम पेमेंट देना उन्होंने, और कुछ कुछ लोग रिटर्न कर देंगे गुड्स को,
तो उनको रिफंड करना पड़ेगा, तो 10% हम काट देंगे। उसके बाद जो पैसा बचा उस पे 80% बैंक लोन देगी। तो ध्यान देना, आपके पास में कितने कस्टमर है। कस्टमर नंबर 74, 91, 107, 108, 114, 116 और 123, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कस्टमर्स है। इनसे इतना पैसा लेना बनता है जो अमाउंट के कॉलम में लिखा हुआ है। उसके बाद में कितने दिन का आउटस्टैंडिंग है, 15 दिन से आउटस्टैंडिंग है, 45 दिन से है, 22, 9, 50, 16, 27 दिन से आउटस्टैंडिंग है। तो एक चीज ध्यान दो, ओवर ड्यू कब होगा, 30 के ऊपर जो भी होगा वो। तो पहले तो ओवर ड्यू निकालोगे 30 के ऊपर, तो ये जो अकाउंट नंबर 91 है ये क्लोज हो गया। क्यों? क्योंकि इसको 45 दिन हो गए। इसके बाद में ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा क्योंकि उसको हो गए 50 दिन। यानी 91 और 114 नंबर के अकाउंट को बैंक लोन देने के लिए कंसिडर नहीं करेगा। तो ये आउटस्टैंडिंग में आ गए। अब सारे के सारे दिन 30 के अंदर है, ठीक है, इट शुड बी लेस देन 30 डेज। अब पेमेंट पीरियड की बात करें तो 30 + 10 40 दिन का पेमेंट पीरियड एवरेज होना चाहिए। सो दिस इज 30 + डे 10 40, सो दिस शुड बी मैक्सिमम 40 डेज। 40 के ऊपर अगर कोई पेमेंट पीरियड है तो वो भी डिसक्वालीफाई हो जाएगा। तो 20 ठीक है, 24 ठीक है, 10 ठीक है, 10 ठीक है, और ये 48 भी कट जाएगा। 3 लोग कट गए, बाकी का जो बैलेंस है उस पे हमको लोन मिल जाएगा। तो अब देखो आंसर क्या लिख रहा हूं मैं। नाइन्टी वन और 114, ये ओवर ड्यू अकाउंट थे, मोर देन 30 डेज ले रहे थे आउटस्टैंडिंग। उसके बाद अकाउंट नंबर 123 इज ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड। एक सेकेंड। ठीक है, ये भी होगी कहानी खत्म। क्वालिफाइड अकाउंट्स कौन कौन से हैं? 74, 107, 108 और 116। अकाउंट नंबर, बैलेंस 74, 107, 108, 118, 25, 11, 500, 2300।
और 29,000, इतना अमाउंट क्वालिफाई हो रहा है। लेकिन इसमें से भी कुछ लोग रहेंगे जो शायद कैश डिस्काउंट ले ले, तो उनको कम 2% तो वहीं पे कम हो जाता उनको, और कुछ लोग शायद रिटर्न कर दे। तो ऑन एन एवरेज बैंक ने बोला कि हम लेस कर देंगे इसमें से 10% फॉर डिस्काउंट एंड रिटर्न। तो वो 6780 कम हो जाएगा, दैट 61,020। ठीक है, एलिजिबल। एंड लोन अमाउंट कितनी होगी इसका? 80% बैंक लोन अमाउंट देगी। आप ये मत बोलना सर कि पहले वाली का 80% निकालते उसमें से 10% माइनस करते। लोन का 10% की बात नहीं कर रहा था। जितना भी 80% है, वो 80% जब आप लगा देते हो तो ये अमाउंट है जो बैंक देने के लिए रेडी है। आप उसमें से 10% माइनस करोगे तो बैंक में से कैश डिस्काउंट आ रहा है, वो बैंक के पैसों में से। अब एक कस्टमर के पैसों में से कैश डिस्काउंट और रिटर्न्स होगा, तो कस्टमर की अमाउंट थी 67,800। अब इसका 80% यानी कि इंटू 80%, दैट्स 48,816 का लोन बैंक देगी। दिस इज योर फाइनल फिगर। इतना अमाउंट बैंक लोन देगी। क्वेश्चन हमारा क्या था सर? क्वेश्चन हमारा यही था कि हमको लोन चाहिए था शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो बैंक कितना लोन दे सकती थी? बैंक इतना लोन दे सकती है, 48,816। विद दिस वी फिनिश दिस क्वेश्चन। विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। आप एक बार का लिख लो, ये वाला स्टेटमेंट लिख लो, 2 मिनट का टाइम लो और आप ये चीज़ लिख लो।
आइए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा मैं लेट हो गया, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। द क्रेडिट मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड इज रीअप्रेजिंग द कंपनीज क्रेडिट पॉलिसी। मतलब कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी को मैं फिर से इवैल्यूएट कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि हमारी कंपनी जो क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करती है ये वो सही है क्या। कंपनी सेल करती है प्रोडक्ट ऑन टर्म्स ऑफ नेट 30, यानी कि 30 दिन के अंदर में आपको कैसे भी करके पेमेंट करना ही है। इस टर्म पे हमने कस्टमर को माल बेचा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 85% ऑफ द सेल्स। जितना भी मैंने माल बेचा उसका 85% तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। उसके बाद फिक्स कॉस्ट है और 5%, यानी कि 90% हो गया, और 10% मेरा प्रॉफिट। XYZ क्लासिफाई करता है इट्स कस्टमर्स ऑन स्केल ऑफ 1 to 4। रेटिंग डाल दी हमने, क्या किया ना, हमारे कस्टमर्स को 4 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर, और पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस इन कस्टमर्स के साथ में हमारा कैसा रहा है वो इस टेबल में आपको दिखेगा। तो अगर आप देखोगे क्लासिफिकेशन 1, 2, 3, 4, तो 1 कैटेगरी के जो भी कस्टमर्स थे उन्होंने 1% भी हमारा पैसा डुबोया नहीं, और ये लोग 45 दिन लेते हैं पेमेंट करने में। और 30 दिन भले ही हमने दिया लेकिन वो 45 दिन में पेमेंट करते हैं, लेकिन कर देते हैं, डुबोते नहीं है। दूसरे कैटेगरी में जितने भी माल हम बेचते हैं उसमें से 2% हमारा लॉस होता है एज अ बैड डेब्ट्स। 100 रुपए का बेचा तो 98 ही आते हैं, 2%, 2 रुपए का नुकसान हो जाता है। और जो 98 आते हैं वो ऑन एन एवरेज 42 डेज में आते हैं। थर्ड कैटेगरी में 10 और 40 का रेशियो है कि 10% नुकसान होता है और 40 दिन में बाकी का पैसा आता है। और फोर्थ कैटेगरी में 20% नुकसान होता है और 80 दिन में बाकी का पैसा आता है। तो ऐसी कैटेगरी हमने बना ली। अब देखो, द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। वॉट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ अबाउट द कंपनीज क्रेडिट पॉलिसी। आप बताओ कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी क्या है, कैसी है, अच्छी है, बुरी है, और क्या करना चाहिए। What other factors should be taken into account before changing the present policy। क्या क्या चीजें और ध्यान में रखनी चाहिए प्रेजेंट पॉलिसी को चेंज करने के पहले। आओ सर, तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। सबसे पहले आप यहां पे एक अजम्पशन लेंगे। मान लो कि हमारा सेल है 100 रुपए का, क्योंकि क्वेश्चन में सेल की कोई भी फिगर नहीं दी है तो एक अजम्पशन लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। कस्टमर्स की कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 4 कैटेगरी में हमने बांट दिया। तो इनको हमने माल बेचा लेट से 100 रुपए का। अब इसमें से वेरिएबल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो है 85%। उसके बाद में फिक्स कॉस्ट जो है वो है 5%। तो प्रॉफिट जो हो रहा है इनसे हमको वो है 10 रुपए का। ठीक है, अब बात करते हैं बैड डेब्ट्स की। अब बैड डेब्ट्स इसमें कुछ भी नहीं होता, और बाकी का जो दिया है उसमें 2, 10 और 20% का बैड डेब्ट्स होता है। तो इसमें 2 रुपए का नुकसान, इसमें 10 रुपए का नुकसान, उसमें 20 रुपए का नुकसान होता है। 2% ऑफ 100 इज 2, 10% ऑफ 100 इज 10, 20% ऑफ 100 इज 20। मैंने यहाँ जो लिखा 2, 10, 20 ये परसेंटेज नहीं है, रुपीस कैलकुलेट करके निकाला है। अभी ऊपर आप अगर 150 का सेल लेते तो यहाँ सारी अमाउंट बदल जाती। इसके बाद में रिटर्न रिक्वायर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है उस पर कितना रिटर्न आपको रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो आप ना अगर यहाँ पे डेटर टर्नओवर रेशियो निकाल लो तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो मैं यहाँ डेटर टर्नओवर रेशियो निकालता हूँ। कैसे निकालेंगे, कितने दिन लेने बोला है साल में, ऐसा कुछ नहीं बोला तो हम अपने मन से लेंगे।
360 डेज या 365 ले लेते, ठीक है। 365 डिवाइडेड बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड। सो अगर कैटेगरी ए 45 दिन में पेमेंट करती है तो इनका 8.11 टाइम्स का टर्नओवर रेशो है, ठीक है। कितना बोल रहे थे, 45 दिन। फिर 365 डिवाइडेड बाय 42 अगर आप करोगे तो 8.69 का टर्नओवर है। फिर 365 डिवाइडेड बाय 40 करोगे तो 9.125 का टर्नओवर है। और 365 डिवाइडेड बाय 80 करोगे, 80 तो बहुत हो गया, तो ये 4.5625 का टर्नओवर आ रहा है। अब डेटा टर्नओवर रेशो आ गया तो इन्वेस्टमेंट कितना फंसा हुआ है आपका ये निकाल लो। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में उसको 100 पे लगाया गया था, जो कि गलत है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे लगना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे 90 रुपीज़ का है हमारे यहाँ पे। 85 + 5 सब केस में 90, तो 90 लिख लिया। डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशो अगर आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना पैसा आपका फंसा हुआ है। सो 90 डिवाइडेड बाय 8.11 अगर करोगे तो 11 रुपये 10 पैसे आपके यहाँ फंसे हुए हैं। फिर 90 डिवाइडेड बाय 8.69 करोगे तो 10 रुपये 36 पैसे। फिर 90 डिवाइडेड बाय 9.125 इज़ 9 रुपये 86 पैसे। और 90 डिवाइडेड बाय 4.56 इज़ 19.74 रुपये। इतना, अरे बढ़ कैसे गया, अच्छा 80 दिन था ना आपका यहाँ पे, ठीक है। इतना आपका पैसा फंसा हुआ है, ठीक है। अब इस पर रिटर्न कितना रिक्वायर्ड है आपकी कंपनी को, क्वेश्चन में लिखा है कि जितना भी पैसा फंसा हुआ है उस पर आपकी 15% की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी 15% की आ रही है यहाँ पे, तो 15% कम से कम हमको रिटर्न रिक्वायर्ड होगा। 11.10 पे 15% इज़ 1.665, तो मैं इसको 67 ले लेता हूँ। 10.36 पे 15% इज़ 1.55। 9.86 पे 15% इज़ 1.48 और 19.74 पे 15% इज़ 2.96। तो ध्यान दो, आपका प्रॉफिट है ये, अभी मैं ले लेता हूँ ABCDEFG और H। तो आपका प्रॉफिट है ये डी में, उसके बाद आपका खर्चा लग रहा है ई में और रिटर्न रिक्वायर्ड है एच। तो आप क्या करोगे यहाँ पे पता है, एक्सेस रिटर्न जो है वो कैसे निकालोगे, डी में से माइनस करोगे ई यानी बैड डेब्ट्स माइनस एच। तो 10 में से मैंने बैड डेब्ट्स 0 माइनस किया, -1.67, तो आप यहाँ प्रॉफिट में है 8.33। फिर 10 में से आपने 2 रुपये का बैड डेब्ट्स माइनस किया और 1.55, तो यहाँ आपको प्रॉफिट कम हो गया 6.45। फिर 10 में से आप का 10 रुपये का बैड डेब्ट्स हो गया और पूरा 1.48 का नुकसान, तो ये निगेटिव में आ जाएगा। फिर 10 में से 20 का तो बैड डेब्ट्स है, -2.96 करोगे तो आपको आता है 22.96 का नुकसान। सॉरी, 10 - 20 - 2.96 अगर आप करोगे तो 12.96 का नुकसान आ रहा है, 12.96, ठीक है। एक सेकेंड।
अच्छा, आई विल टेल यू अ गुड न्यूज़ टुडे। थोड़ा सा क्वेश्चन सेट के क्वेश्चन ख़त्म ही होने आया है। MCQ ऐप वाले कॉन्फ्रेंस MCQs का जो ऐप है उसके ऊपर में स्टोर लॉन्च होने वाला है। तो स्टोर में आपको टेस्ट सीरीज़ और बुक्स भी आप उस पर ख़रीद पाएंगे। सो बुक्स का एक डेमो हमको दिया गया है। आज की तारीख तकरीबन जो भी है उसमें 5 से 10 दिन, आज से 5 से 10 दिन के बाद में बुक्स आई थिंक लॉन्च हो जाएगा ऐप पे और आप लोगों को एक्सेस मिल जाएगा उसका। तो एक सेकंड बस मैं उसको कंफर्म, उसी से रिलेटेड बातें चल रही थी फ़िलहाल तो आईटी टीम वालों को मैंने ये सब रिप्लाई करना है। ध्यान दो। अब अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था हम ये निकालते हैं। हमने क्या निकाला, हर पॉलिसी फॉलो करने पे हमको कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, कितना प्रॉफिट होता है और कितना रिक्वायर्ड था, तो एक्सेस कितना हो रहा है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट कंक्लूजन्स डू यू ड्रॉ अबाउट द कंपनीज क्रेडिट पॉलिसी। अब अगर कंपनीज क्रेडिट पॉलिसी में अगर आप कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं, पहली चीज़ तो सबसे पहला कंक्लूजन निकलता है कि सर कंपनी बहुत ही ज़्यादा लीनियंट है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो लीनियंट किस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कंपनी ना मतलब रूल फ्रेम कर देती है लेकिन उसको फॉलो नहीं करती। कंपनी ने सारे डेटर्स को टाइम दिया था 30 दिन में पेमेंट करना है और कोई भी तरह का डेटर 30 दिन के अंदर में पेमेंट नहीं कर रहा। लास्ट वाला कॉलम आपको बताता है 45 भैया, 42, 40 और 80, कोई भी एक ऐसा डेटर की कैटेगरी मिली जो 30 दिन के अंदर में पेमेंट करता है, नहीं सर। एवरेज पेमेंट पीरियड या कलेक्शन पीरियड जो है आपका, ये 30 दिन के ऊपर जा रहा है। तो आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा लिबरल और लीनियंट है। यहाँ आपको सुधरने की ज़रूरत है, यहाँ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है कि 30 दिन के अंदर में पेमेंट आ जाए ताकि आपका पैसा बचे। इंटरेस्ट की कमाई का नुकसान आपको यहाँ पे हो रहा है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के जो डेटर्स है, वॉट अदर फैक्टर शुड बी टेकन इन टू अकाउंट बिफोर चेंजिंग द प्रेजेंट पॉलिसी। आप एक चीज ध्यान में रखो, जो सेकंड और थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के जो डेटर्स है उनके साथ में बिजनेस करना बंद कर दो। ये अलग से सॉल्यूशन, उनके साथ में बिजनेस करना बंद कर दो क्योंकि उनको माल बेच के आपको कोई भी फायदा नहीं हो रहा। और अगर आपको उनके साथ में बिजनेस करना ही है तो कम से कम उनका जो बैड डेब्ट्स का है, बैड डेब्ट्स कितना है, 10 और 20% है ना, ये कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए, 1.48% और 12.96%, क्योंकि इतना ही नुकसान हो रहा है। अगर आप इतना बैड डेब्ट्स कम करवा देते हो, अगर आप 1.48 और 12.96 जितना बैड डेब्ट्स कम करवा देते हो, तो आपका एटलीस्ट जीरो पे तो आ जाएगा। भले ही आप उनसे कुछ नहीं कमाओगे लेकिन जीरो पे तो आ जाओगे, नुकसान तो नहीं होगा। अभी तो इनको बेच के आपको नुकसान हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। तो एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें लिखनी है, मैं अपने लैंग्वेज में यही चीज़ें आपको बताऊंगा। इससे बेटर आप इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में लिखो ताकि आपको चीज़ें याद रहेगी। तो मैं इसके आंसर पे आपको लेके जाता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हमारा थर्ड है ना, थर्ड का थर्ड पार्ट। सो ध्यान देंगे ऊपर में क्या लिखा हुआ है। रिकमेंडेशन अगर आप देखोगे तो द रीअप्रेजल ऑफ कंपनीज क्रेडिट पॉलिसी इंडिकेट करती है दैट द कंपनी ईदर फॉलोज अ लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी और इट इज इनएफिशिएंट इन कलेक्शन ऑफ डेट। Even though the company sells its products on terms of net 30 days, it allows average collection period for more than 30 to all categories of its customers. तो पहली चीज तो ये मैंने बताई थी। उसके बाद द कंपनी कैन कंटिन्यू विद कस्टमर्स कवर्ड इन कैटेगरी 1 and 2 since net benefits are favorable. The company either should not continue with customers covered in category 3 and 4 or should reduce the bad debts percentage by at least 1.48 and 12.96% respectively, since net benefits are unfavorable to the extent of 1.48 and 12.96% respectively, since net benefits. Okay,
The other factors to be taken into account before changing the present policies, past performance कैसा है कस्टमर्स के साथ में, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, ये वो सब चीज़ें। तो थोड़ा सा पॉज करके ये सारी चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लिख लो, बेटर रहेगा। तो या तो हम इसको इंक्लूड ही कर दें हमारे इसमें, वो सही रहेगा। एक सेकेंड ना। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है। ये चीज़ आपको शायद स्क्रीनशॉट में मिल जाएगी, अगर मैं स्क्रीनशॉट लेके आऊँगा इसका तो। चलो ठीक है, इसका बाद में मैं निकालूँ। फिर भी आप ना, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप यहाँ पे लिख लो। अगर स्क्रीनशॉट में बाद में नहीं आ पाई तो आपको दिक्कत आएगा। यहाँ पे आप पॉज करके सारा का सारा एक बार का लिख लो, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 3 क्वेश्चंस तो सर आपके हो चुके हैं। और अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था ना, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पॉलिसीज थी, प्रेजेंट 1 2 3 4। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ 2 पॉलिसी है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ये मैं आप पे होमवर्क के लिए डाल रहा हूँ। और अगर आपको नहीं भी करना, अभी मत करो, आगे और क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व कराऊंगा इसी तरह के, उसमें थोड़े नए चीज़ें हैं सीखने के लिए। तो उसमें कुछ नई चीज़ें हैं सीखने के लिए, उसमें आप ये सारी चीज़ें वापस भी सीखोगे और प्लस मैं आपको नई चीज़ें भी बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए आप उसको होमवर्क पे डालें। क्वेश्चन नंबर 4 भी, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऑलमोस्ट सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 देखने दो मेरे को। 5 कैसा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर लेते हैं, ठीक है। सेम है वैसे भी वापस, लेकिन सारे के सारे होमवर्क दूंगा तो आप लोग मेरे पे चिल्लाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 तो करके देखना आप आपके हिसाब से, लेकिन फिर भी मैं एक बार का ये कर देता हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। मोजेक लिमिटेड हैज करंट सेल्स ऑफ 15 lakhs पर ईयर। मोजेक लिमिटेड का करंट सेल्स कितना है सर? 15 लाख रुपए हर साल। 15 लाख रुपए का हर साल का सेल्स है। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 75% ऑफ सेल्स एंड बैड डेब्ट्स आर 1% ऑफ द सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कंप्राइजेस 80% वेरिएबल कॉस्ट एंड 20% फिक्स कॉस्ट। तो ध्यान दो अभी मैं क्या क्या कर रहा हूँ इसके साथ में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 3 हो गया ना, 4 5 होमवर्क दिया था। जो भी प्रेजेंट पॉलिसी है उसके हिसाब से हमारे सेल्स कितने हैं? 15 लाख के। और उसके बाद में कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 75%। 75% 15 लाख का ले लो, 11,25,000, ठीक है। इसके अंदर में कुछ वेरिएबल कॉस्ट है और कुछ फिक्स कॉस्ट है। 80% वेरिएबल, 20% फिक्स है, तो वो भी निकाल लो अगर निकालना है तो। 9 लाख का वेरिएबल कॉस्ट है, 2,25,000 का फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। आगे, while the company's required rate of return is 12%,
मोजेक लिमिटेड करंटली अलाउ करता है कस्टमर को 30 दिन का क्रेडिट, बट इज कंसिडरिंग इंक्रीजिंग दिस टू 60 डेज क्रेडिट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स। ये 30 दिन है। और एक रहेगी प्रपोज्ड पॉलिसी, मतलब आने वाली पॉलिसी, जिसमें हम 60 दिन का क्रेडिट देंगे कस्टमर्स को। अभी कितना दे रहे? 30 दिन का। ठीक है सर। अब सेकंड पैराग्राफ में देखो, इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट दिस चेंज इन पॉलिसी विल इंक्रीज सेल्स बाय 15%। सेल्स कितने से इंक्रीज होंगे सर? 15% से। तो ये हो गए 17,25,000। अगर 15% से सेल्स इंक्रीज हुआ है तो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स नहीं, वेरिएबल कॉस्ट भी 15% से इंक्रीज होगी, जो है आपकी 9 लाख की। तो ये हो गया 10,35,000। लेकिन फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, ये हमने कॉस्टिंग में पढ़ा है। फिक्स कॉस्ट उतने परसेंटेज से नहीं बढ़ती। तो इसकी टोटल आ जाएगी 12,60,000। देखा मैंने कैसे किया? ठीक है। इसमें 15% बढ़ाया, इसमें 15% बढ़ाया, इसमें नो चेंज। ठीक है, टोटल कॉस्ट भी आ गया। आगे, while the bad debts will increase from 1% to 4%। प्रॉफिट, अच्छा टैक्स वगैरह है क्या? देखने दो। नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। 15 लाख में 11,25 का मेरा पहले फायदा होता था, मतलब खर्चा होता था, तो 3,75 का फायदा था। 17,25 में 12,60,000 यानी कि 4,65 का मेरा प्रॉफिट है। अब इधर में अगर आप देखोगे तो पहले था बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कितना सर? पहले 1% था, तो 15 लाख का 1% होता है सर 15,000। लेकिन अब जो मेरा बैड डेब्ट्स है 17,25,000 का 4%, दैट 69,000 हो गया। तो मेरा ये खर्चा बढ़ गया। यहाँ पे सिर्फ आपको प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा, लेकिन खर्चा देखो कितना बढ़ रहा है। इसके बाद में अब आप निकालोगे कि आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न रिक्वायर्ड है। और इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे? ये डिपेंड करता है डेटर टर्नओवर रेशो पे, और डेटर टर्नओवर रेशो डिपेंड करता है क्रेडिट पॉलिसी पे। और कितने दिन लेने बोला है इन्होंने? साल भर में 360। तो ध्यान देना। सॉरी, ये चेयर आपको शायद इरिटेट कर रही होगी, बदलनी पड़ेगी। सो एक ही बार में अगर मैं निकालूं तो रिटर्न रिक्वायर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इस बार ध्यान से देखना, क्योंकि एक ही कैलकुलेशन में सब कुछ निपटा रहा हूं मैं। सबसे पहले तो आपका रिटर्न रिक्वायर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न कितना रिक्वायर्ड है आपको? 12% का रिटर्न रिक्वायर्ड है। पहले तो ये कंफर्म कर लो कि 12% का रिटर्न रिक्वायर्ड है, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट करके रखा। अब कितना इन्वेस्ट किया? जितना हमारा डेटर्स में फंसा हुआ है। डेटर्स में कितना पैसा फंसा हुआ ये डिपेंड करता है कि मेरी कॉस्ट कितनी है। कैश कॉस्ट है मेरी 11,25,000 की, इसमें से इसका डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशो। और डेटर टर्नओवर रेशो कैसे कैलकुलेट होगा सर? डेटर टर्नओवर रेशो कैलकुलेट होगा आपका 360 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेज। तो देखो क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 11,25,000 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, तो आपको पता चल जाएगा इन्वेस्टमेंट कितना फंसा हुआ है, उस पर 12%। अब डेटर टर्नओवर रेशियो आता है सर आपका 360 डिवाइडेड बाय 30 दिन की क्रेडिट पॉलिसी। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये मैंने पूरा का पूरा क्या लिखा है। इतना आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। 12% इंडिकेट करता है कितना परसेंट रिटर्न रिक्वायर्ड है, और दूसरा जो फिगर है मल्टीप्लाई के बाद वो इंडिकेट करता है आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो इज 360 बाय 330।
तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय डेटा टर्नओवर रेशियो से आपका क्या आएगा सर, इन्वेस्टमेंट कितना ब्लॉक्ड है। सेम चीज यहाँ पे होगी 12% इंटू 12,60,000 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय 60, तो 11,25,000। अच्छा 360 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो 12 आता, तो 11,25,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12%, सो दैट्स 11,250। अब इधर अगर हम देखेंगे तो 12,60,000 डिवाइडेड बाय 6, तो इतना पैसा फंसा हुआ है इंटू 12%, तो 25,200 का मेरे को रिटर्न एक्स्ट्रा, मतलब रिटर्न चाहिए इस पे। सो अगर आप ध्यान देंगे तो ये है मेरा ए बी सी डी और ई। एक्सेस रिटर्न में कितना कमा रहा हूँ हर पॉलिसी में, ये डिपेंड करता है सी माइनस डी माइनस ई पे। डी भी खर्चा है, ई भी आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो 3,75,000 माइनस 15,000 माइनस 11,250, सो दिस इज 348,750। 4,65,000 माइनस 69,000 माइनस 25,200, सो दैट्स 3,70,800। अब आप बोलोगे सर 3-4 स्टेप्स में क्वेश्चन खत्म हो गया, पहला वाला तो बहुत टाइम लिया था। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये जो कैलकुलेशन है ना, आपने एक ही स्टेप में कंप्लीट किया। और अगर मैं पहला वाला क्वेश्चन आपको बताऊं तो आपने यहाँ से लेके, देखना यहाँ से लेके इतने स्टेप लगाए, जी एच और आई, 3 स्टेप लगाए थे ये चीज़ कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो ये फ़र्क पड़ता है। अगर आपको समझ में आ गया था पहली बार में, इसलिए मैंने अब इसको शॉर्टकट तरीका बता दिया। तो अब आपको जैसे ठीक लगता है वैसे करो, आंसर सेम आएगा। ऐसे करना है, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो पहले वाला स्टेप आप फॉलो करो। 2 4 6 क्वेश्चन में वही स्टेप फॉलो करो, आपको आदत पड़ जाएगी, तब ये चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको। तो एग्जाम में टाइम बचाने के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझने के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 270 370 आ रहा है ना, 370,800। सो अभी क्वेश्चन में क्या लिखा है, शुड मोजेक लिमिटेड इंट्रोड्यूस द प्रपोज्ड पॉलिसी, यस। ये मोर रिटर्न्स दे रही है, खत्म। आया क्या समझ में आपको? क्वेश्चन नंबर 6 लिख लो, 5-10 मिनट का टाइम लो और लिख लो। 1 घंटा हो ही चुका है हमको, 1 घंटा 10 मिनट के आसपास में। थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट का, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। या फिर हम एक काम करें, यहीं पर रुक जाए, क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स अगले लेक्चर में ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स अगले लेक्चर में लेते हैं। फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 6 तक रुकते हैं। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए थे, 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। ट्राई ज़रूर करके देखना, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपको ज़रूर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है इसके पहला वाला क्वेश्चन। तो बाय बाय।